अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दौरे अमेरिका से पहले ही अमरीकी कम्युनिटी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। 22 सितंबर को ह्यूस्टन में नरेंद्र मोदी के होने वाले जलसे में अमेरिका के बहुत से अहम ओहदेदार हैं जिन्होंने दावतनामे दिए जाने के बावजूद शिरकत करने से इनकार कर दिया है, जबकि ह्यूस्टन की ही अदालत ने मोदी और उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तलब किया है। मोदी के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी तो ये है कि जिस हल्के में मोदी का जलसा होना है उसी हल्के से मुंतखब अमरीकी मेंबर स्टेट शॉन थेरी ने जलसे में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। शॉन थेरी ने भारतीय मजालिम की मजम्मत की है और मोदी के जलसे में शिरकत करने से वाज़े अल्फाज में इनकार किया है। स्टेट मेंबर ने कहा है कि वो इस हवाले से किसी भी किस्म की जो तकरीब है उसमें शरीक नहीं होंगी। इससे पहले अमरीकी खारजा कमेटी के चेयरमैन एलिट एंगल समेत मुत्तादिद अरकान कांग्रेस ने मोदी के खिताब की तकरीब में शिरकत करने से इनकार कर दिया था, जिनमें जनूबी एशिया कमेटी के चेयरमैन ब्रेड शर्मैन, कांग्रेस लातीनी अमेरिकन कॉकस के चेयरमैन टोनी एडेनंस और अफ्रीकन अमेरिकन कॉकस की चेयरपर्सन कैरन बेसन भी शामिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान भरपूर तरीके से मोदी को बेनकाब करने की कोशिशें कर रहा है। अमरीका भर में एहतजाज हो रहे हैं। 27 सितंबर को मोदी के खिताब के दौरान भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बाहर एहतजाज होगा। अब देखना यह है कि आलमी दुनिया मसला कश्मीर के ऊपर क्या लाहे अमल अपनाती है। इस पर मैं बात करूंगी। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। कसूरी साहब, इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं, अमेरिका में मोदी मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं, जैसा कि मैं बात कर रही थी, मोदी यू आर नॉट वेलकम, लोगों ने बैनर्स उठा रहे हैं, अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस अरकान ने इनकार कर दिया है मोदी की तकरीब में शिरकत से। लेकिन ऐसे में फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का मोदी की तकरीब में शरीक होना, यह हम लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए, ये मैसेज क्या है? देखिए, मैसेज बड़ा क्लियर है कि जो दुनिया है वो अपने मफाद को रखती है, लेकिन आप बजाय इस नेगेटिव एस्पेक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि अभी तक इंटरनेशनलाइज जम्मू कश्मीर का इशू नहीं हुआ और पिछले 50-60 साल में जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली दफ़ा डिस्कशन अब के हुआ है और उसके बाद जिस तरह मीडिया ने उठाया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का जिक्र किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ बैठे थे तो उन्होंने ऑफ़र किया था कि वो करवाएंगे मसालेहत या मीडिएशन। मैंने जब सुना था तो मुझे 0% भी चांस नहीं लग रहा था कि इंडिया इसको एक्सेप्ट करेगा। अहमियत ये नहीं थी कि इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो पता था कि नहीं करेगा, उसका केस ही कुछ नहीं है, ना मॉरल, ना पॉलिटिकल, ना लीगल। मसला ये था कि ट्रंप साहब ने इतनी देर के बाद ये ऑफर की है। वो लोग समझते हैं आमतौर पर कि बगैर सोचे समझे वो ट्वीट्स में बात करते हैं। अब नजरिया आ रहा है, मैंने चाइना ट्रेड वॉर पे देखा है और जगह पे देखा है, चाहे कोई उनसे एग्री करे या ना करे, उनकी एक पॉलिसी होती है जिसको तकरार से करते रहते हैं, उसमें दोस्ती भी जारी रहती है। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के साथ तस्वीरें भी होती रहती हैं, टेलीफोन भी होते रहते हैं। तो एक खास किस्म की उनकी अप्रोच है। हमारे तो हर चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ चाइना का रेफरेंस ये दे रहा हूँ कि तमाम मेरे जैसे लोग जो नाकिद हैं वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इस किस्म की चाइना के साथ जो उन्होंने ये ट्रेड टैरिफ्स का मामला है, ये सारी दुनिया की मईशत के लिए बहुत ही तबाहकुन होगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ उनका तरीका क्या है। अब अगर मोदी साहब के साथ वो जाके वहाँ शामिल हो रहे हैं तो उनको अपना इलेक्शन नजर आ रहा है, एक क्लोज इलेक्शन होगा 2020 में। और ये मत छुपाइए, लोगों को पता होना चाहिए कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी की तादाद बहुत बड़ी है और उनमें बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं और उनमें मालदार लोग हैं और मीडिया में भी वो लोग हैं। इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो सोच समझ के वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगर वो वाकई टोटली वन साइडेड पोस्चर रखते तो इससे मोदी को खुशी तो नहीं होगी कि उससे अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलेंगे। और कोई बईद नहीं कि उस मीटिंग में वो कोई ऐसी चीज़ कह दें जो कि मोदी साहब को सख्त नागवार गुजरे। मसलन अगर उनका यही वो कह दें कि भाई बस कश्मीर पे मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की है
और मैं समझता हूं मैं आज या तो ये वाकई हालात ख़राब हैं, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, इनकी सुलह कराना चाहता हूं, सही। अगर वो ये रिपीट करें कि जी वो मैं मीडिएशन के लिए, तो इसकी पॉजिटिव साइड देखें। नेगेटिव तो इतनी थी कि जो अनप्रेसिडेंटेड सैक्रिफाइसेस कश्मीरियों ने की हैं पिछले 30 साल में, खास तौर पे बिल्कुल ठीक है, वो उसको बावजूद बैनुल अक़वामी बरादरी नहीं उठ रही थी। इस पिक्चर का दूसरा रुख तो ये है ना कि हर तरफ से कोशिशें हो रही हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपने ताईं कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मोदी अपनी जो अपना एक मौक़िफ़ है उस पर मोदी सरकार डटी हुई है कि हमें किसी तीसरे फरीक की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं है, और दूसरी तरफ बायलैटरल भी वो बात नहीं करना चाहता कश्मीर के एजेंडे पे। तो फिर ऐसे में प्राइम मिनिस्टर साहब का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर कॉज को लेकर खिताब कितना अहम होगा? इससे पहले भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इसी फोरम पर कश्मीर का मसला उजागर करते रहे, फिर इसका हल क्या होगा, इसकी अहमियत क्या होगी फिर इस फोरम पर? जी हाँ, मैं इन दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहली बात आपने ये की कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है इसकी क्या अहमियत है। देखिए, बात मत भूलें कि ये जो मसला कश्मीर है, मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में ख्याल को 14-15 मज़ामीन इस पे लिख चुका है। कश्मीर आज भी मजमून था। वॉशिंगटन पोस्ट में मैं 12-14 वहाँ मजमून आ चुके हैं। यूरोप के, बरतानिया के अखबारात, उनके पार्लियामेंट के मेंबर्स तकरार से ये जिक्र कर रहे हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे मौके पे तकरीर करेंगे जब मसला कश्मीर पे दुनिया की नज़रें जड़ी हुई हैं, तो ऐसे मौके पे वो जब स्पोक्समैन के तौर पर कश्मीर का बात करेंगे तो एक नेचुरल सी बात है। मैंने देखे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के कम से कम 5 सेशन तो अटेंड किए हैं ना, और मुझे पता है जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मुख्तलिफ ममालिक के होते हैं वो लोगों को कह कह के लाते हैं कि आइए हमारे लीडर आ रहे हैं, उनकी तकरीर सुने। मैं आपको दावे से कहता हूं कि अब के हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को यह कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, लोग खुद सुनना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कश्मीर पे, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात पे क्या बात करते हैं, अगले किसका फायदा क्या होगा। देखिए, अगर तो किसी को यह गलत फहमी है कि डिप्लोमेसी या कश्मीर एक इवेंट है, नहीं, यही ये प्रोसेस है। और प्रोसेस को मैं यूं कहूं, अगर क्रिकेट क्योंकि गेम साउथ एशिया बड़ी पॉपुलर है, ये वन डे नहीं है, ये 2020 तो बिल्कुल ही नहीं है, तो टेस्ट मैच की कई सीरीज हैं। आपने क्या कामयाबी हासिल की? आपने कामयाबी हासिल की, इस इश्यू को जिंदा किया। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि इसको जिंदा रखें। अगली आपने बात ये की कि जी वो तो कहते हैं मैं बात नहीं करूंगा, मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। भाई उनके कहने से क्या है, वो तो ये भी कह रहे थे कि हमारा इंटरनल इशू है। क्या दुनिया मान गई? अब अहमियत क्या है? अहमियत ये, वो तो मोदी साहब यही कहते रहेंगे क्योंकि उन्होंने ये स्टैंड लिया है इंडियन मीडिया के सामने, और मीडिया क्योंकि दूसरा रुख दिखा भी नहीं रहा। लेकिन होना क्या है, अगर जंग नहीं होनी, जो कि मैं समझता हूं कि साउथ एशिया के जितने जी होश लोग हैं वो चाहेंगे कि जंग ना हो, क्योंकि इन दोनों ममालिक में जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो छोड़ ही दें, उसका मैं नहीं जिक्र कर रहा, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इतना ज्यादा एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंडियन बिजनेस कम्युनिटी भी खुदा ना खास्ते जब दे से द चिप्स आर डाउन तो 100 दफा सोचेगी। और मोदी साहब को आगे उनकी इकोनॉमी का बुरा हाल है। अगर ये सारे हालात रहे तो बातचीत, अब आप कहेंगे जी बातचीत के तो आसार ही नहीं, अभी मुझे भी नहीं नजर आ रहे आसार। सही हल है, मैंने तो अपनी किताब में डिटेल्स दे दी हैं हल क्या है, और उसमें बीजेपी भी शामिल थी और उसमें मनमोहन साहब की गवर्नमेंट भी थी। तो फिर क्या बात है, ये होगी ये मोदी साहब कितनी देर रहेंगे? हो सकता है मोदी साहब अपना ज़हन खुद बदल दें, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी तो देख रहा है ना, बिल्कुल अदालतें आंखें खुली होती हैं, वो भी देख रहा है। अदालत इंडिया की जो मर्जी करे, अगर नजर आ गया हिंदुस्तान वालों को कि जनाब कश्मीरी तो हथियार नहीं डाल रहे, वो तो बिल्कुल नहीं, अगर आप ज्यादा उन पे वो तो सिविल डिसोबीडियंस एक किस्म की हुई है। ये कहते हैं कि स्कूल खोले और बच्चे नहीं भेजते, कहते हैं दुकानें खोली तो दुकानें नहीं खोलते। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इस किस्म की सिचुएशन डेवलप होगी, मोदी या इनके बाद आने वाले, सही, ठीक है, वो कंपेल होंगे कि कश्मीरियों को इस तरह दबा नहीं सके।
समझते हैं, जाहिर है इतनी स्ट्रांग लॉबी है तो ट्रंप मोदी के तकरीब में शरीक हो रहे हैं ना, लेकिन इस सब के बावजूद आप समझते हैं कि ये लॉबी जो कश्मीर के हक में वहां पे आवाजें उठ रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बात करने जा रहे हैं कश्मीरियों के लिए, वो आवाजें नहीं दब सकती? देखिए, इसका मैं दो जवाब दूंगा। आपने एक तो लॉबी की बात की जी, ये ठीक है कि इंडिया की लॉबी पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है, Yes. लेकिन ये ठीक नहीं कि जो इस्लामिक जो मुसलमान हैं, अफ्रीका से आए हैं, मिडिल ईस्ट से आए हैं, साउथ एशिया से आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि 70 के करीब या 60-70 में कहीं पढ़ रहा था, तंजीमात है मुसलमानों की नॉर्थ अमेरिका में जो इकट्ठी होकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका वोट इंडियन वोट से कम नहीं है, एक तो यह ना भूलें। नंबर 2, अफगानिस्तान के जो मामलात हैं, अगर आप ट्रंप साहब के या अमेरिका के कौमी मफाद को देख लें या उनका सियासी मफाद देखें ट्रंप साहब का, तो सीधी सादी बात है, उनको भी तो पाकिस्तान की ज़रूरत है ना। अगर पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है तो अफगानिस्तान में उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसलिए देखें, अगर बातचीत नहीं भी इस वक्त कामयाब हुई, मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, और अमेरिका में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है और वेस्ट में किया जा रहा है, मैं इसको गौर से पढ़ता हूं कि डायलॉग तो बहरहाल तालिबान के साथ लग रहा है कि होगा। अच्छा। अब कितनी देर में होगा दूसरी बात है। लोग ये बहस कर रहे हैं कि 2020 के इलेक्शन से पहले होगा या बाद, ये इशू नहीं है। अगर डायलॉग होगा, चले मैं कहता हूं ना भी हो डायलॉग, अच्छा। अगर अफगानिस्तान में कोई भी ऐसी सिचुएशन अमेरिका चाहता है कि निस्बतन स्टेबिलिटी की हो और कंप्लीटली अमेरिकन एफर्ट फेल ना हो कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाए, तो वो चाहेगा पाकिस्तान का एक स्टेबलाइजिंग रोल। अच्छा, आपने देखा आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान, उसको ओपनली तारीफ की गई है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो इसका यह मतलब है कि वो अहमियत को पाकिस्तान की जानते हैं। अच्छा, आपने बात की तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात की, आप कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात होंगे, इसका फ्यूचर ये है कि मुज़ाकरात किसी भी वक्त हो सकते हैं। अच्छा, एक ये जो बहस चल रही है कसूरी साहब के मुज़ाकरात की नाकामी को ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, इससे जोड़ा जा रहा है कि अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खतरात बढ़ गए तो जाहिर है सऊदी अरब, तो अमेरिका जो है वो सऊदी अरब की हिमायत में आएगा, और अमेरिका इसीलिए अभी वहां पर अपनी जो फौजें हैं, अफवाज है, उसको रखना चाहता है। जाहिर है ईरान और जो अफगानिस्तान है, इनकी आपस में सरहदें मिलती हैं ताकि जमीनी कार्रवाई करना अमेरिका के लिए आसान हो। क्या ये जो मिथ है या जो बात चल रही है, बहस हो रही है, ये दुरुस्त है? देखिए, जो सबसे बड़ी खतरनाक बात है, खुदा करे ये बिल्कुल ना हो। ये ईरान हमारा हमसाया है, बॉर्डर हमारे मिलते हैं, सऊदी अरब हमारे करीब तरीन दोस्तों में है, बदतरीन सूरत हाल हमारे लिए भी होगी। अब अमेरिका को तो छोड़ दें और सऊदी अरब को छोड़ दें, लेकिन मेरा अपना जो अंदाज़ा है कि ये अमेरिका 100 मरतबा सोचेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों, खतरात क्या है, और वाकई जंग हुई तो बहुत खतरनाक होगी। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। इस वक्त अमेरिकन जितने इंटरेस्ट इराक में है या जो इंटरेस्ट उनके अफगानिस्तान में है, ईरान में ये कैपेबिलिटी है कि वह अफगानिस्तान इराक दोनों को डिस्टेबलाइज कर सकता है। और जो अमेरिकी फौजें यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने हिंट कर दिया है, उनके फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ ने हिंट किया है, उनका हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हुई तो ऑल आउट वॉर होगी। ऑल आउट वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेज है, मैं नहीं बताना चाहता क्या होंगे, वो तबाहकुन होंगे। इसलिए मेरा ये ख्याल है, दुआ भी ये करनी चाहिए कि ट्रंप साहब जंग की तरफ नहीं जा रहे, वो डराने की कोशिश है, या सऊदी अरब को ये बता रहे हैं कि हमने आपको छोड़ा नहीं है, हम आपके साथ हैं। मेरी ज़ाती राय है कि जंग शायद ना हो, लेकिन खुदा ना खास्ता हुई तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 18 साल पहले जो अफगानिस्तान में हुआ, आप भी जानते हैं, हम आज तक वो सब कुछ भुगत रहे हैं। खुदा ना ख्वास्ता आप भी बात कर रहे हैं, अगर ये सब कुछ हुआ, हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? जी, हमें तो बहुत से मसाइल का, खुदा ना खास्ता उसने अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दिया ईरान ने, अमेरिकी फौजें वहां बैठी हुई हैं, तो उसके तो असर हम पे पड़ेंगे। क्या हमें नहीं पता कि माजी में क्या हुआ है? सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे के बहुत करीब हैं। उन्होंने जो यमन में पॉलिसी है उससे अपनी थोड़ी सी पीछे हटे हैं यूएई वाले, क्योंकि उनको अंदाजा हुआ कि ये तो जंग जीती नहीं जा सकती।
तो वो तो थोड़े से पीछे हटे हैं। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सही एडवाइस दी होगी क्राउन प्रिंस सलमान को, अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस सिलसिले में। लेकिन हमारी तमाम सफारतकारी अब इस पे मरकूज होनी चाहिए कि इन दोनों की जंग ना हो। सही। अच्छा, अफगानिस्तान में आप बात करें कि हालात जाहिर है जब खराब होंगे हम पर भी असर आएगा। अफगानिस्तान में तो कसूरी साहब हालात अब मजीद खराब हो रहे हैं जब से ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए हैं। आप भी जानते हैं तालिबान ने हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। 28 सितंबर को वहां पर सदारती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। तालिबान कह चुके हैं कि हम इसमें रखना डालेंगे। तो सूरत हाल आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी कशीदगी की तरफ मजीद बढ़ रही है और हो सकता है पाकिस्तान पर भी इसका असर आए? जी बिल्कुल बढ़ रही है, इसमें मैं कैसे डिसएग्री कर सकता हूँ बावजूद मेरी तमाम ख्वाहिशात के, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान के ऊपर एक नेगेटिव यानी मनफी असरात हो सकते हैं। आपने तो बात की ना कि वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन, उन्होंने तो ऑलरेडी कर दिया है। अगले दिन जो हमला किया है उसमें तो पता नहीं 40 बंदे उसमें शहीद हो गए हैं और बहुत से लोग इंजर हो गए हैं। दो हमले हुए एक दिन के अंदर, एक जगह शायद 28 और एक जगह 20 अमवात हुई हैं। अब देखिए आपने तो कहा ना कि वो कह रहे हैं हम हमले करेंगे, हमले तो शुरू कर दिए। चले बावजूद हमलों के इलेक्शन हो जाते हैं, हम आगे चलते हैं। आप देखें उसका क्या नतीजा निकलेगा। एक तो जो कुछ तो खून होगा वो तो एक तरफ गया, वो जो इलेक्शन होगा उसके नताइज हारने वाला एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप की तारीख देखें, अब्दुल्ला साहब जो इनके उस वक्त मेन मुखालिफ थे, जो पिछला इलेक्शन हुआ है, आज तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और इसलिए उनको चीफ अमेरिकनों ने मिल के उनकी एक कोलिशन बनवाई। जो डिस्टेबलाइजेशन इलेक्शन के नतीजे में होगी वो भी बहुत खतरनाक है। आप तो बात कर रही हैं कि जनाब वो इलेक्शन को डिस्टेबलाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे तालिबान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आपने बात की कि जी तालिबान ने हमले शुरू किए, तो अमेरिका ने भी हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने इतनी ज्यादा, बल्कि अब तो रिपोर्ट्स आई हैं जो बहुत हौलनाक हैं कि जो सिविलियन डेथ्स हो रही हैं तालिबान के एक्शन से ज्यादा जो अफगान फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस से हो रही हैं। इसका मतलब अगर ये बढ़ता है तो दोनों तरफ से अमेरिकन और अफगान नेशनल आर्मी और दूसरे तालिबान, असल में बेचारे मारे तो अफगान सिविलियंस जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुज़ाकरात होंगे? ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि दोनों एक बार फिर से मुज़ाकरात पर राजी हो जाएंगे? पाकिस्तान पर प्रेशर आएगा अमेरिका की तरफ से कि पाकिस्तान दोबारा इसमें कोई रोल प्ले करे? जी हाँ, प्रेशर की एक वजह देखें, अगर अमेरिका ये समझता है कि उसको कामयाबी हासिल हो सकती है यानी फतह, जब उनके 1 लाख फौजी थे और 40,000 नेटो के थे, अगर वो उस तालिबान को ज़ेर नहीं कर सके तो अब उससे 1/7 फौज जो रह गई है वो कैसे ज़ेर कर लेंगे? एक तो ये बात है। तो देयरफॉर तालिबान, अमेरिका को पता है कि उनको मिलिट्री डिफीट नहीं दी जा सकती। अमेरिका ये भी चाहता है कि उसको वहां या तो सरेंडर करे, तो सवाल ही नहीं कि अमेरिका सरेंडर कर दे, सुपर पावर है। बिल्कुल। तो इसका रिजल्ट क्या है कि पार्टी कहती है हमने तो सरेंडर करना नहीं, हम तो बैठे हुए हैं। दूसरी पार्टी कहती है हम तो लड़ने को तैयार हैं। तो मैं इसमें ये सोचता हूं कि दोनों के लिए पोजीशन, तालिबान को भी क्या पता है, उन्हें एक पता है कि अमेरिका की 8,000 फौजी रह जाए, अगर 5,000 फौजी निकाल भी लें विदाउट एग्रीमेंट विद तालिबान तो कोई अमन नहीं होगा। वो 8,000 ही काफी हैं कि तालिबान को बड़े बड़े शहरों पर, खासतौर पे काबुल पर, वो कब्जा नहीं करने देंगे। तो क्या 200 साल तो नहीं लड़ेंगे तालिबान? तो तालिबान जो मर्जी कहें, उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी। इसलिए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ये जो डिसरप्ट हुए, टूटे हैं, जो मेरा ख्याल है वहीं से शुरू होंगे। अगर इनके 9 सेशन हुए तो अगले 10वां शुरू होगा और वो वहीं से शुरू होगा। हाँ, फर्क ये होगा कि तालिबान को पाकिस्तान शायद ये कहे कि भाई आप हुकूमत से बात करें, अफगान हुकूमत से सीज फायर की भी कोई बात करें। अगर अमेरिका कोई डेट देता है, देखिए ये तो पाकिस्तान के अपने मफाद में है, अफगान सिविलियंस के मफाद में। जैसे मैंने कहा बेचारे मारे तो आवाम जाएंगे ना। अच्छा कसूरी साहब, आखिरी सवाल। मैं आपने कहा बातचीत
कसूरी साहब, रशिया इसमें क्या रोल प्ले करना चाहता है? क्योंकि खबरें हैं कि तालिबान के कुछ नुमाइंदों ने मॉस्को में अफगानिस्तान के लिए जो रूस के खुसूसी नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात भी की है। और क्या ये आप समझते हैं कि तालिबान एक स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं कि अमेरिका मुज़ाकरात पर रशिया को दबाव डाल सके? आपको लगता है कि एक खास स्ट्रैटेजी के लिए कर रहे हैं? और क्या सबसे बढ़कर क्या अमेरिका रशिया को इजाजत देगा कि अफगानिस्तान में आके अपना कोई रोल प्ले करे? पहली बात तो यह है कि उन्होंने सिर्फ दौरा रूस का नहीं किया, रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि उन्होंने ईरान का भी दौरा किया है। तो आप ये मुझे कह रही हैं कि क्या रूस प्रेशर नहीं डालेगा? ये तो प्रेशर तालिबान डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि भाई अगर आप हमसे बात नहीं करते तो खित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं वो तो हमसे बात करने को तैयार हैं। इससे पहले हम चीन भी जा चुके हैं। तो ये दोनों एफर्ट्स करेंगे, मिलिट्री एफर्ट कर रहे हैं। और हुआ यह है कि अगर तालिबान अग्री कर जाते सीज फायर पे, किसी इस किस्म की कि एक एग्जैक्ट डेट दी जाती, तालिबान को यह डर है कि अगर हमने सीज फायर कर ली तो हमारे जो फौजी हैं नौजवान वो पीछे ना हट जाएं और फिर अमेरिका पे प्रेशर डालना मुश्किल होगा। इसके लिए जरूरी है कि एक इंटरनेशनल एफर्ट हो, उसको गारंटीज की जाए। देखें, डर लोगों को है कि अमेरिका और ईरान का जो एग्रीमेंट हुआ था ना न्यूक्लियर इशू पे, पीछे उससे अमेरिका हट गया। तो तालिबान भी ये चाहेंगे कि इसकी कोई इंटरनेशनल गारंटी हो, इसलिए वो यही चाह रहे हैं कि रूस, पाकिस्तान, ईरान और चीन इसकी गारंटी दें कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अल्टीमेटली तो अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन अमेरिका अपने इंटरेस्ट में ही चाहेगा ना कि अब यहां कुछ हो जाए, चाहे वो 2020 के इलेक्शन पहले हो या बाद में हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, इक़्तिदार में आने से पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आवाम को रिलीफ देने के लिए नारे, दावे और वादे तो बड़े किए थे, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद आवाम ताहाल अभी तक रिलीफ से महरूम है और इक़्तिदार पे बैठे तब्दीली के ऐवानों से जो असल तब्दीली है उसकी इल्तिजा करते हैं। गुज़श्ता दिनों पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें तो चलीं, लेकिन फिर वज़ीर आज़म ने खुद इन खबरों की तरदीद ये कहकर कर दी कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। बतौर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो वज़ीर आला हमें कोई भी काबिल ज़िक्र कारनामा कोई सरअंजाम देते हुए नज़र नहीं आए हैं। आधे मुल्क से ज़्यादा आबादी रखने वाला सूबा पंजाब बदतरीन इंतज़ामी खामियों का शिकार हो चुका है। ना तो सेहत के शोबे में कोई खातिर खा तब्दीली नज़र आ रही है, ना ही पुलिस इस्लाहात हुई हैं, ना ही तालीमी निज़ाम एक हो सका है जिसके दावे और बातें वादे किया करती थी तहरीक इंसाफ, और ना ही आवाम को रोज़गार मिल सका है। आवाम के कारोबार ख़त्म हो रहे हैं। बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कल चुनिया तो गए, लेकिन हकीकत में बच्चों के वालिदैन जो हैं वो आज भी इंसाफ को तरस रहे हैं। अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत है। गुज़श्ता हुकूमत की शुरू करदा जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो इनसे नहीं चल पाई। जनूबी पंजाब सूबा अलग बनना तो दूर की बात, वहाँ अभी तक सेक्रेटेरिएट तक कायम नहीं हो पाया। कहा यह जाता है कि ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आला की नहीं सुनती है, जबकि ये सब जानते हैं कि गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं ये सियासी तौर पर ज़्यादा ताकतवर हैं बुज़दार साहब से, इसलिए उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। सवाल यह है कि पंजाब ने तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिलवाया, अब तहरीक इंसाफ लग ऐसे रहा है कि पंजाब पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। आखिर क्यों कर रही है? दूसरी तरफ जो अपोजिशन की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अभी 2 दिन पहले जो खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी हुई, इस पर एक वावेला मचा हुआ अपोजिशन ने एक बार फिर से इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। मौजूदा जो सियासी सारी सूरत हाल है इस पर मैं बात करूंगी, तज्जिया लूंगी। सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब आपका। इरशाद भट्टी साहब, मुल्की सियासत में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, ऑपोजिशन की गिरफ्तारियां हैं, फिर हुकूमत पर तनकीद हो रही है, फिर मौलाना साहब का लॉकडाउन है। अब बारी बारी ज़रा इस पर बात करते हैं।
अब क्या ये तनकीद ऑपोजिशन की दुरुस्त नहीं है? वैसे तो शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन जब से खुर्शीद शाह साहब गिरफ्तार हुए ऑपोजिशन ने एक बड़ा वावेला मचाया हुआ है कि ऑपोजिशन की पकड़ दकड़, गिरफ्तारियां सिर्फ टारगेटेड हैं। हुकूमत में ऐसे बड़े लोग बैठे हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, लेकिन नैब उन पर क्यों सुस्त रवि का शिकार है? क्या वो कोई फरिश्ते हैं, दूध के दूल्हे हैं? क्या उनकी कारकर्दगी है? आपको लगता है कि किसी हद तक ऑपोजिशन की ये तनकीद जो है वो दुरुस्त है? हम ये नहीं कहते कि इस आड़ में उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए, ऑपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, लेकिन बज़ाहिर लग नहीं रहा कि सिर्फ टारगेटेड कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए, ये दो इसके पहलू हैं, आपके दो मौजू हैं। एक वही है जो हमारे मुल्क में होता आया है कि यही इसी खुर्शीद शाह ने जब नवाज शरीफ साहब का केस मेहरान बैंक का या वो गया था FIA के पास, तो वहाँ इन्होंने ये कहकर ख़त्म करवा दिया था कि हम अपनी दाड़ियाँ अब FIA के हवाले करें। इसी खुर्शीद शाह साहब ने जब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन थे तो पैनामा आया तो हैंड्स अप कर लिए। इसी खुर्शीद शाह जब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी में थे तो आरिफ अलवी जो अब सदर है, ये गलती से कह बैठे कि हसन और हुसैन जो हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या इस तरह की बात की, तो इन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि आरिफ अलवी साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी। इसी खुर्शीद शाह साहब ने जब इसहाक डार ने 480 अरब रुपए एक दिन में किसी को बताए बगैर IPPs को दिए, गुलबर्ग बैंक लाहौर में जमा करवाए, तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन थे। जब बुलंद अख्तर राना जो ऑडिटर जनरल थे, उन्होंने जब एतराज़ किया, इन्होंने उसके खिलाफ, ये उनके खिलाफ हो गए, असम्बली से करारदाद पास करवाई, चौधरी निसार को साथ मिलाया, बुलंद अख्तर राना को मिसाल इबरत बनाया, हवालातें कराई, सारा कुछ करवाया। यही खुर्शीद शाह साहब मेरी तरह मैं अपनी तरह कह रहा हूँ, मेरी तरह 86 में ये क्या थे, 86 में ये थे जूनियर क्लर्क वापडा में थे। अब उस वक्त की वापडा का जूनियर क्लर्क ले लें, अफसर ले लें, जूनियर क्लर्क चल छोड़ दें, ग्रेड 16 का अफसर ले लें, ग्रेड 16 का आज 1986 से आज कर लें, क्या वो घर बना सकता है इतने जितने मुबैना तौर पर इनके हैं? 106 अकाउंट्स हैं, या भाई ये अकाउंट्स तो फ्रंटमैन के नाम पे नहीं है ना, मुबैना तौर पर 106 अकाउंट्स हैं। अब ये अकाउंट्स मैं और आप एक बैंक में एक मरतबा अकाउंट खुलवाने जाएं, दूसरा खुलवाएं दूसरी बैंक में, तीसरा खुलवाएं तीसरी बैंक में, तो हम तो पागल हो जाएंगे। अकाउंट 106 अकाउंट्स का क्या है? 83 किस जायदादें जो मुबैना तौर पर नैब कह रहा है कि इनके पास हैं, वो है जो पलाज, एक जो एजाज मल्ला था जो जिनको बिजनेस, वो TMO टाउन म्यूनसिपल अफसर किसने लगवाया था? फिर जब वो इतना बड़ा वो हाथ मुबैना तौर पर मारे, फिर जब उनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुअत्तल किया गया, नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर से आलमी क्रिकेट बहाल होने जा रही है। तकरीबन एक दिहाई के बाद पाकिस्तान में लगातार 2 सीरीज खेली जाएंगी। श्रीलंका की टीम की पाकिस्तान आमद के बाद 27 सितंबर को पहला वनडे मैच कराची में खेला जाएगा, जबकि इसके बाद T20 सीरीज के 3 मैचेस लाहौर में होंगे। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट की बहाली के लिए ये बहुत अहम मौका है। इससे पहले कई आलमी मैचेस पाकिस्तान में हुए, लेकिन वो एक सीरीज तक महदूद रहे। PSL के मैचेस भी पाकिस्तान में हुए थे। इससे मालूम होता है कि आलमी दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है, जबकि ये टीम मैनेजमेंट तब्दील होने के बाद पाकिस्तान की ये पहली क्रिकेट सीरीज होगी, जो कि टीम मैनेजमेंट का भी यकीनन एक इम्तिहान होगा। क्या इस सीरीज से पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे? इस पर मैं बात करने जा रही हूँ। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सईद आपका। सईद, जैसा कि मैंने कहा कि 27 सितंबर से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे और T20 सीरीज का आगाज कराची से हो रहा है। तकरीबन एक दिहाई के अरसे के बाद पहली बार 2 सीरीज इकट्ठी खेली जा रही है, वो भी 2 शहरों में। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आलमी क्रिकेट के दरवाजे एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए खुल रहे हैं? कितना अच्छा इकदाम है ये? बिल्कुल जी, ये गालबन श्रीलंका की वही टीम है जिसके ऊपर ये हमला हुआ था। दोबारा ये 10 साल के बाद आई थिंक आ रहे हैं ये वापस, और बड़ी अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। और मेरी दुआ है
कि ये पूरी सीरीज़ खेलने आ रहे हैं 2 शहरों में, आहिस्ता आहिस्ता हम चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये मैचेस हों। बट ये है कि देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ तो हमारे मुल्क में आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ PCB को, पंजाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि वो पूरा फोकस होके इसको पूरी बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी दें और पूरे। लेकिन सईद अभी भी खला है, बहुत से खिलाड़ियों ने इनकार किया ताकि सेफ लगे। अभी भी बड़े से खिलाड़ियों ने इनकार किया, कैप्टन ने इनकार किया, तो लगा दौरा होगा नहीं होगा, लेकिन अभी भी कहीं है कि खिलाड़ियों का मुकम्मल तौर पर जो है ना एतबार, ट्रस्ट, वो बहाल नहीं हुआ है। इसकी वजह क्या है? आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। पाकिस्तान ने बहुत सारा काम किया है श्रीलंका में, उनकी क्रिकेट को बहाल करने में। उनका जंग जो जहाँ आपको पता है तामिल टाइगर, वहाँ पे नाटो थे, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने जाके वहाँ पे फाइट करके उनको उससे आज़ाद करवाया। हर चीज़ पाकिस्तान ने श्रीलंका के लिए बहुत कुछ किया है। पर ये एक छोटा सा, मुझे गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था कि सब के सब क्रिकेटर आते। बट ये है कि वही बात के चले कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है पाकिस्तान में। PSL के बाद ये दोबारा ये एक सीरीज आई है और ये होने जा रही है। अल्लाह करे ये खैर खैरियत से हो और अच्छे तरीके से खत्म हो। तो इसके बाद PCB को रिक्वेस्ट करनी चाहिए ICC से को बड़ी टीम यहाँ पे भिजवाएं, ताकि ये पाकिस्तान के जो रास्ते 10 साल से रुके हुए हैं, हमारी अवाम, हमारे फैंस जो मिस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट देखने को, उनको देखने को मिले। और प्लस हमारे जो लोकल स्पॉन्सर्स हैं उनको इसका बेनिफिट भी, और PCB को भी और गवर्नमेंट को भी इसका बेनिफिट हो। अच्छा सही, टीम मैनेजमेंट की जब से तब्दीली हुई है उसके बाद ये पहली सीरीज है, ये टीम मैनेजमेंट के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा? मिसबाह उल हक को हेड कोच, चीफ सेलेक्टर बनाया गया है, इससे पहले मिकी आर्टर थे, वर्ल्ड कप के बाद उनको हटा दिया गया, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा कारकर्दगी पर? दोनों के लिए जाहिर है कि इम्तिहान होगा, कोच के लिए भी और टीम के लिए भी। बिल्कुल जी, मिसबाह के लिए, क्योंकि नए नए कोच बने हैं और उन्होंने पहली दफ़ा ये इंटरनेशनल कोचिंग की है पाकिस्तान टीम के लिए। मगर एक बात मैं ये कह देता हूँ कि मिसबाह उल हक एक्सपीरियंस है, तजर्बेकार है, उन्होंने काफ़ी अरसा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है एज ए कैप्टन, और मेरे ख्याल में उनको कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। रही इस सीरीज़ की बात, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स मिसबाह के लिए एक इम्तहान है और उसको लेके चलना है लड़कों के साथ। एज ए पहले कैप्टन खेलता था, अब एज ए कोच है, हर चीज़ ये टोटल डिफरेंट एक रोल है मिसबाह के लिए। बट यह है कि क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिसबाह को ज़्यादा इशू होगा। और रही श्रीलंका की टीम की बात, तो वो आपकी बात मैं अभी दोहरा देता हूँ कि उनके सीनियर प्लेयर नहीं आए, तो मेरे ख्याल में उनकी A टीम आ रही है। बट ये है कि किसी भी टीम को हल्का नहीं लेना। पाकिस्तान के अंदर मैचेस हो रहे हैं और हमें ये मैच अच्छे तरीके से जीतने हैं, चाहे कोई भी टीम हो। परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस होती है, चाहे होम हो चाहे अवे हो। बट ये है कि मिसबाह के लिए PCB को गुड लक, बेस्ट विशेस, क्योंकि ये पाकिस्तान में काफ़ी अरसे के बाद एक सीरीज़ होने जा रही है। और मेरी दुआ है, ऐसे हज़ारों क्रिकेटरों की दुआ है, ऐसे पूरे मुल्क की दुआ है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट बहाल हो और अच्छे तरीके से हम एक इंटरनेशनल बड़ी बड़ी टीमों को भी यहाँ खेलते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा सईद, आप भी जानते हैं, पूरी कौम जानती है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी थी मायूस कुन थी। उसके बाद बड़ी खबरें चली कि शायद सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ये बातें होने लगी कि जो टीम मैनेजमेंट है ये फेवरेटिज्म करती है, मेरिट पर खिलाड़ियों को नहीं रखा जाता। अब इस चीज़ के दो पहलू हैं, फेवरेटिज्म है या फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था? देखें जी, अगर कैप्टनसी की बात करूं तो मेरे ख्याल में हमारे पास अभी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो सरफराज को हटा के किसी और को कैप्टन बनाया जाए। मगर बाबर आजम को इन्होंने वाइस कैप्टन बनाया, वो बिल्कुल अच्छा किया। अभी बाबर आजम को जरूरत नहीं है कैप्टन बनने की, क्योंकि अभी वो परफॉर्म कर रहा है। उसके ऊपर बर्डन मत डाला जाए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके ऊपर बर्डन डालने। आपको पता है कि जो अगर पाकिस्तान टीम परफॉर्म ना करे तो सारा बर्डन कैप्टन के ऊपर आता है। तो मेरे ख्याल में सरफराज को भी रहने देना चाहिए। हाँ, टेस्ट मैच के लिए वो ढूंढ रहे हैं कि कैप्टन बनाया जाए। उसके लिए कुछ अगर आप सोच सकते हैं तो सोच लें। बट ये है कि वनडे और T20 के लिए स्टिल मेरे ख्याल में सरफराज से बेहतर कोई कैप्टन नहीं है अभी टीम में। तो आप समझते हैं कि पर खिलाड़ियों को रखा जाता है? क्योंकि आज तक अभी तक ये इश्यूज उठ रहे हैं कि शायद टीम मैनेजमेंट फेवरेटिज्म करती है। देखें, किसी न किसी जगह पे कुछ इशू तो होते हैं बिल्कुल। बट ये है कि अभी देखें, अभी जब A टीम इंडिया श्रीलंका की टीम आ रही है, कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है। पाकिस्तान ने भी जो हमारे 2-3 लड़के जो 3-4 साल से टीम के साथ साथ थे, उनको भी इन्होंने अनाउंस कर दिया। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें, इसमें इफ्तिकार है, उसने बड़ा स्कोर किया है।
अब आबद अली ने बहुत सारे स्कोर किए हैं, उसको चांस नहीं मिल रहा था, उसको भी रखा है। और इसके अलावा आपने मोहम्मद नवाज को वापस लेके आए, क्योंकि हमारी स्पिन बॉलिंग काफी वीक है। नवाज को वापस नहीं किया, तो ये बड़ी अच्छी सोच थी। हालांकि फखर जमान की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही वर्ल्ड कप में। आई नो, देखें सम हाउ के प्लेयर अच्छे होते हैं, किसी न किसी जगह पे परफॉर्म नहीं कर पाते, बट ये है कि देखें अगर मैं एज ए कैप्टन बात करूं या एज ए कोच बात करूं, तो अभी फखर जमान को थोड़ा चांस देना चाहिए, क्योंकि उसने चैंपियन ट्रॉफी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के लिए ओपनर का इशू है, मगर अहमद शहजाद की उनको शायद वो T20 में रखें, बट ये है कि अभी फखर जमान को थोड़ा सा चांस देना चाहिए, क्योंकि ये गैप जो है ना ख़त्म नहीं हो रहा, और हम चाह रहे हैं कि कंसिस्टेंट कोई ओपनिंग वो खेले, उसमें फखर जमान और अमामुल हक हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी सोच नहीं थी मिसबाह हक की। और तो इफ्तिखार अहमद को जो टीम का हिस्सा बनाया गया है, जो ये कैसा फैसला है इफ्तिखार अहमद को टीम में लेके आना? देखें, बहुत सारे बंदे कहते हैं कि इफ्तिखार अहमद की एज बहुत ज्यादा है, इसको चांस नहीं देना चाहिए, बट अगर उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखा जाए तो मेरे ख्याल में उसका भी राइट बनता है कि उसको खिलाया जाए। उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, मगर यह है कि फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको टेस्ट मैच में रखना चाहिए। बट यह है कि क्योंकि टेस्ट मैच पाकिस्तान के अभी आ नहीं रहे, तो इसलिए वनडे मैचेस है, तो मिसबाह ने सोचा होगा कि चलें इसको इसमें चांस देख लेते हैं, क्योंकि टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है श्रीलंका की, और डेफिनेटली यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए। बट यह है कि सीनियर और जूनियर को मिलाप के साथ टीम रखनी चाहिए, कि हमने हारना भी नहीं है, हमें इतनी हल्की टीम रखनी भी नहीं कि हम उससे मैच हार रहे हैं श्रीलंका से, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, वनडे 50 ओवर्स का मैच और T20 दोनों के मिजाज में बड़ा फर्क है, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे अपनी टीम को? देखें जी, वनडे एक वाकई डिफरेंट गेम है, 50 ओवर की है, पेशेंस के साथ खेलें। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है और हमारे मुल्क में है, और मेरी सपोर्ट है पूरी पाकिस्तान टीम के साथ, बल्कि पूरी अवाम हमारी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, श्रीलंका को सपोर्ट करेगा। मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अवाम से कि श्रीलंका को भरपूर सपोर्ट दी जाए यहाँ पे खेलने आने की, और उनको क्लैप की जाए ताकि वो वापस जाए तो वो खुश और खुरम नजर आए। और T20 की बात है तो T20 एक जारहाना गेम है, जो टीम अच्छा खेलती है वही जीतती है, और इंजॉय करना चाहिए स्पेशली गेम को। पाकिस्तान के अंदर मैचेस होने जा रहे हैं, मैं भी देखूंगा, सब लोग मिलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करें और श्रीलंका को भी सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारा आज का एडिटोरियल भारत के मकबूजा कश्मीर में किए जाने वाले 5 अगस्त के इक़दाम के बाद से वज़ीर आज़म इमरान खान अपने बयानात और अपनी ट्वीट्स में नरेंद्र मोदी को हिटलर का नायब करार देते आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोदी को हिटलर का नायब करार देना बेवजह बिल्कुल नहीं है। हैरानकुन तौर पर, कुदरती तौर पर मोदी और हिटलर में बेशुमार मुमासलतें पाई जाती हैं, जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान का मोदी को हिटलर कहना जस्टिफाई होता है। जैसे हिटलर ने गरीब घराने में आंख खोली, तो मोदी ने भी अपना बचपन गुर्बत और अफलास में देखा। गुर्बत से तंग आकर हिटलर ने 8 साल की उम्र में घर से भागकर आश्रम में पनाह ली, तो मोदी भी 8 साल की उम्र से घर से भागकर RSS में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। महरूमियों और नफरतों में परवान चढ़ने वाला हिटलर छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था, तो मोदी एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था। हिटलर ने नाजी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, तो RSS जो कि हिंदू पसंद जमात है, इसने नरेंद्र मोदी की BJP का सियासी जो विंग है, ये मोदी की पार्टी है। जर्मन नाजी और हिंदू इत्तेहाद पसंद जमात RSS के कारकुनान के लिबास देखें, उनकी ट्रेनिंग देखें, उनमें भी मुमासलत पाई जाती है। दोनों जमातों के सैल्यूट करने का तरीक़ाकार भी तकरीबन एक जैसा है, और दोनों जमातों के अलामती निशान भी एक जैसे हैं। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को ग्रेटर जर्मनी का ख्वाब दिखाया था, तो मोदी ने भी इक़्तिदार में आकर अखंड भारत का नारा लगाया। जिस तरह हिटलर ने गैर जर्मनियों की बड़े पैमाने पर नस्लकशी की और लाखों यहूदियों का कत्लेआम करके जुल्म की एक दास्तान रकम की, बिल्कुल उसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी 2002 में बतौर वज़ीर आला गुजरात मुसलमानों की बदतरीन नस्लकशी की, जिस पर इसे गुजरात का कसाब कहा गया। हिटलर की सफाकाना पॉलिसी और कत्ल गारत का अंजाम इंतहाई भयानक सूरत में सामने आया। हिटलर को खुदकुशी करना पड़ी और जर्मनी को 2 टुकड़ों में तकसीम होना पड़ा। आज
मोदी भी एन हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहा है। अब देखना यह है कि अखंड भारत का ख्वाब देखने वाला मोदी कब अपने अंजाम को पहुंचता है और कब इसकी अपनी गलत पॉलिसियों और कौम परस्ती की वजह से भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।